हेलो गाइस, इस वीडियो में हम मनी सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, उससे पहले हमने बार्टर सिस्टम और मनी क्या होती है ये डिस्कस कर लिया था। तो अब देखते हैं कि मनी सप्लाई क्या होती है। तो किसी भी, अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ, तो किसी भी इकोनॉमी में जितनी भी करेंसी और कॉइन्स लोगों के पास होते हैं वो मनी सप्लाई का पार्ट माना जाता है। इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, पर फॉर्मली अगर बोला जाए तो आइए डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, जो कि हमें एग्जैक्ट मीनिंग जो है मनी सप्लाई का बताएगा। ठीक है, सो द टोटल स्टॉक ऑफ मनी सर्कुलेटिंग इन एनी इकोनॉमी। तो ये आरबीआई की तरफ से डेफिनेशन है। तो टोटल स्टॉक ऑफ मनी सर्कुलेटिंग इन एनी इकोनॉमी, तो जितनी भी मनी जो है वह सर्कुलेट कर रही है पूरी इकोनॉमी में, वो मनी सप्लाई है। ठीक है, सो द सर्कुलेटिंग मनी इन्वॉल्व्स द करेंसी, जिसमें करेंसी भी शामिल हो जाता है, प्रिंटेड नोट्स भी आ जाते हैं, मनी इन डिपॉजिट्स अकाउंट्स भी आ जाता है, एंड इन द फॉर्म ऑफ अदर लिक्विड एसेट्स। ठीक है, अब करेंसी प्रिंटेड नोट्स में कॉइन्स और जो नोट्स होते हैं वो आ जाते हैं। डिपॉजिट्स अकाउंट में जितने भी हमारे अकाउंट्स होते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स जो होते हैं सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में जो हम पैसा जमा करते हैं बैंक में, एंड इन द फॉर्म ऑफ अदर लिक्विड एसेट्स, और जो लिक्विड एसेट्स होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, सो इट इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये एक स्टॉक मनी है। ये एक एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इसे मेजर किया जाता है मनी सप्लाई को। ठीक है, तो पूरी इकोनॉमी में कितना जो पैसा है, करेंसी जिसमें डिमांड डिपॉजिट्स और अदर लिक्विड एसेट्स आते हैं, वो कितना सर्कुलेट कर रहे हैं इकोनॉमी में। ठीक है, वो उन सभी को जोड़ लिया जाएगा तो वो मनी सप्लाई हो जाती है। ठीक है, और ये स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है क्योंकि इसे एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। तो हम मनी सप्लाई के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, या हमें क्यों जरूरत है मनी सप्लाई के बारे में पढ़ने की। तो मनी सप्लाई एंड इट्स वैल्यूएशन एंड एनालिसिस ऑफ द मनी सप्लाई हेल्प इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिसी मेकर्स टू फ्रेम द पॉलिसी और टू अल्टर द एग्जिस्टिंग पॉलिसी ऑफ इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग द मनी सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। ठीक है, सो मनी सप्लाई कितनी इकोनॉमी सर्कुलेट कर रही है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी मनी सप्लाई इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रही है वही लोगों की इनकम जनरेट हो रही है, उसी से इकोनॉमी में ट्रांजेक्शन्स और लाइवलीहुड जो है अर्न हो रहा है, उसी से एक पूरा सिस्टम बना हुआ है जहां पर पेमेंट और इनकम जो है वो दोनों मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। किसी की इनकम हो रही है तो किसी का एक्सपेंडिचर हो रहा है, किसी की इन्वेस्टमेंट हो रही है। ठीक है, तो ये मनी ही तो है, ये मनी सप्लाई ही तो है। तो ये इसकी वैल्यूएशन कि कितनी मनी सप्लाई इकोनॉमी में है, और इसको एनालाइज करना कि ये किसके पास ज्यादा है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इकोनॉमिस्ट के लिए, या फिर जो पॉलिसीज बनाते हैं, फ्रेम करते हैं उनके लिए। क्योंकि अगर मनी सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, और अगर ब्लैक मनी के रूप में लोगों ने पैसा जमा कर लिया है, सर्कुलेशन में है ही नहीं वो इकोनॉमी में, तो ये भी एक बुरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यानी कि एक इकोनॉमी के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है। तो ये इसलिए पता करना जरूरी है कि इकोनॉमी में आखिर कितना पैसा जो है वो सर्कुलेट कर रहा है, कितना पैसा फ्लो कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, तो इसीलिए पॉलिसी को चेंज करने के लिए या नई पॉलिसी बनाने के लिए हमें इसकी वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है मनी सप्लाई की। ठीक है, तो ज्यादातर जो मॉनेटरी पॉलिसीज जो आरबीआई जनरली जो है मॉनेटरी पॉलिसीज को कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई करता है। तो जनरली आरबीआई जो है वो मनी सप्लाई की वैल्यूएशन और एनालिसिस करता है और उसी से अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज जो है वो फॉर्मुलेट करता है, ताकि इकोनॉमी में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, उससे वो उन सभी को मनी सप्लाई को चेंज करके, ऊपर अप डाउन करके जो सिचुएशन या प्रॉब्लम्स इंक्रीज हुई हैं उसे वो ठीक करे, रेक्टिफाई करता है। ठीक है, सो वैल्यूएशन इज इम्पोर्टेंट एज इट अल्टीमेटली अफेक्ट्स द बिजनेस साइकिल एंड देयर बाय अफेक्ट्स द इकोनॉमी। और ये बिजनेस साइकिल को भी इम्पैक्ट डालता है। अगर मनी सप्लाई ज्यादा हो जाती है इकोनॉमी में, हमने मनी कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि मनी एक लिमिटेड या स्कैर्सिटी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर मनी सप्लाई ज्यादा हो गई इकोनॉमी में, पैसा अगर इकोनॉमी में ज्यादा हो गया तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है और इन्फ्लेशन आ जाता है इकोनॉमी में। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू कम हो जाती है, मतलब सर्कुलेशन कम हो जाता है इसका, तो मनी की वैल्यू जो है बढ़ने लग जाती है और फिर अलग अलग सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है, प्रॉब्लम जो है।
ठीक है, तो आइए देखते हैं कि मॉनेटरी बेस क्या होता है। इसकी एक टर्म है, इसको M0 से भी डिनोट करते हैं। सो द मॉनेटरी बेस refers to the amount of cash circulation in the economy. It is composed of two parts, currency in circulation and bank reserves. ठीक है, so it doesn't include non-cash assets such as demand deposits, time deposits और checks. तो monetary base क्या होता है? जो करेंसी सर्कुलेशन में है और बैंक रिजर्व्स, जो बैंक ने अपने एज ए रिजर्व की, जैसे SLR, जो RBI कहती है कि आपको इतना पैसा अपने पास रखना है ताकि कोई फ्यूचर में अनफोर्सीन सिचुएशन क्रिएट ना हो। अगर होती है तो ये जो रखा हुआ पैसा है इसे हम उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए यूज कर सकते हैं। तो RBI ऑर्डर देती है हर बैंक्स को कि उसका एक रिजर्व अमाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या आता है मॉनेटरी बेस में? करेंसी इन सर्कुलेशन एंड बैंक रिजर्व्स। ठीक है, ये नॉन कैश असेट्स को इंक्लूड नहीं करता है, जैसे चेक्स हो गया या डिमांड डिपॉजिट्स हो गए या टाइम डिपॉजिट्स हो गए, ये इसको इंक्लूड नहीं करता है। ठीक है, तो मॉनेटरी बेस एक टाइप की ऐसी टाइप की मनी होती है जहां पर मॉनेटरी जो RBI है, पूरा डिपार्टमेंट है, वो पूरी मनी सप्लाई पे कंट्रोल नहीं करते, वो सिर्फ देखते हैं कि आखिर बेस में कितने चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा बेस में चेंजेस होगा वो पूरी स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, जैसे एक बिल्डिंग है, उसकी जो नींव है यानी कि जो बेस है, अगर वो उसमें कोई थोड़ा सा चेंजेस होगा तो पूरी बिल्डिंग जो है वो ज्यादा सेक करेगी, ज्यादा चेंजेस होंगे पूरी बिल्डिंग्स में। और अगर वो थोड़ा सा चेंजेस कर रहा है तो इसका इम्पैक्ट जो है बिल्डिंग पे ज्यादा पड़ता है। तो यानी कि जो रिस्पेंसिवनेस है बेस के चेंजेस होने पर, वो एक्चुअल बॉडी पर ज्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए जो मनी सप्लाई है किसी भी इकोनॉमी में, जो बेस होता है मनी सप्लाई का, वो होता है मॉनेटरी बेस M0, जिसमें सर्कुलेशन ऑफ मनी आ जाती है और बैंक रिजर्व्स आ जाते हैं। तो पूरी RBI की जो पूरी टीम है या जो वर्किंग कमेटी है या जो डिपार्टमेंट्स अलग अलग बनाए गए हैं जो मनी सप्लाई पे सर्विलेंस रखते हैं, नजर रखते हैं, वो सभी मनी सप्लाई पे नजर नहीं रखते हैं, वो सिर्फ मॉनेटरी बेस पर नजर रखते हैं, जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का मनी सप्लाई के ऊपर। तो ये इनमें फ्लक्चुएशंस आती हैं, वो उसको कंट्रोल करते हैं मॉनेटरी बेस को, कि ये बेस में कोई ज्यादा चेंजेस ना हो, क्योंकि बेस स्टेबल रहेगा तो बिल्डिंग जो है वो इजिली खड़ी रहेगी। तो ऐसे इकोनॉमी में मनी सप्लाई में जब मॉनेटरी बेस ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, इनमें ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती है, तब हमारी इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो ज्यादा चेंजेस नहीं होती है। ठीक है, और अगर इनमें थोड़ा सा भी चेंजेस होता है मॉनेटरी बेस में, तो पूरा स्ट्रक्चर जो है इकोनॉमी का वो इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, और एक बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है। तो इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी जो कंट्रोल करती है वो मॉनेटरी बेस को कंट्रोल करती है, उसको ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होने देती, क्योंकि अगर ज्यादा फ्लक्चुएशंस होगी बेस में ही तो पूरी बिल्डिंग जो है वो गिरने के चांसेस होते हैं। तो कभी कभी मॉनेटरी बेस बहुत ज्यादा जब चेंजेस हो जाते हैं तो हो सकता है कि इकोनॉमी भी कोलैप्स कर जाए। ठीक है, तो इसीलिए मॉनेटरी बेस जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है RBI के लिए या किसी भी सेंट्रल बैंक के लिए। ठीक है, सो हमने मनी सप्लाई पढ़ लिया। तो मनी सप्लाई में एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि मनी सप्लाई डजंट इंक्लूड द मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इंटायर बैंकिंग सिस्टम बिकॉज दे आर प्रोड्यूसर और सप्लायर्स। इसका मतलब ये हुआ कि मनी सप्लाई में वही मनी आएगी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको छोड़कर। इसका मतलब जो मनी के सप्लायर हैं एक्चुअल में, जो मनी को इंजेक्ट कर रहे हैं इकोनॉमी में, जो सर्कुलेशन में ला रहे हैं, ठीक है, या जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें से गवर्नमेंट और पूरी इंटायर बैंकिंग सिस्टम आ जाती है। तो गवर्नमेंट और इंटायर बैंकिंग सिस्टम जो है वो मनी प्रोड्यूसर्स होते हैं या मनी सप्लायर्स होते हैं। तो इनके पास जो पैसा रखा होता है, इनके पास जो मनी होती है, उसे हम मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि ये सप्लायर्स हैं। तो दो ही चीज आ जाती हैं जो जिसे हम इंक्लूड नहीं करते हैं, वो है गवर्नमेंट, जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों आ जाती हैं। दूसरा है इंटायर बैंकिंग सिस्टम, जिसमें कमर्शियल बैंक भी आ जाता है और RBI भी आ जाता है। ठीक है, सो मनी सप्लायर डजंट फॉल अंडर द पब्लिक डोमेन। ठीक है, तो पब्लिक के कॉन्सेप्ट में मनी सप्लायर यानी गवर्नमेंट और इंटायर बैंकिंग सिस्टम नहीं आते हैं, क्योंकि हमने मनी की डेफिनेशन अभी देखी थी, जिसमें कहा गया था कि जो लोगों के पास पैसा हेल्ड किया हुआ है, ठीक है, यानी कि जो पब्लिक जो हेल्ड करती है पैसा, वही तो मनी सप्लाई होती है। ठीक है, तो ये जो पब्लिक है, इसमें
जो गवर्नमेंट हेल्प कर रही है और पूरी इंटायर बैंकिंग सिस्टम जो हेल्प कर रही है वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं माना जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई क्या है, कि मनी सप्लाई को कैसे मापते हैं। तो इसके मेनली जो है वो 5 मेजर्स ऑफ मनी है, जिसमें M0 भी आता है, M1, M2, M3 और M4। ठीक है, पर M0 जो है वो वही मॉनेटरी बेस है जो कि बेस है किसी भी इकोनॉमी के लिए। पर आपके सिलेबस में सिर्फ M1 इम्पोर्टेंट है CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो M1 को हम डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी और मेजर्स जो हैं उनको भी देख लेंगे। ठीक है, ओवरव्यू ले लेंगे। तो M0 हमने पढ़ लिया, जिसको मॉनेटरी बेस कहते हैं पिछले वाले अभी टाइम पर। ठीक है, सो M1 देखते हैं, M1 मेजरमेंट। सो M1 मेजरमेंट आल्सो नोन एज द नैरो मनी और ट्रांजेक्शंस मनी। अब इसे ट्रांजेक्शन मनी क्यों बोला जाता है? क्योंकि इट इज अ मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी एज ऑल इट्स कंपोनेंट यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्योंकि ये M1 देखो, M1 एक मेजरमेंट है, इसमें अलग अलग टाइप की मनी आ जाती है। जैसे मनी को कैटेगराइज किया गया है 4 हिस्सों में, M1, M2, M3 और M4 मनी सप्लाई को। ठीक है, तो M1 में कुछ पार्ट इंक्लूड कर दिया जाएगा, M2 में कुछ पार्ट इंक्लूड कर दिया जाएगा और M3 में कुछ पार्ट इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो सारी मनी सप्लाई जो है वो सारे कंपोनेंट जो है वो एक ही मेजर्स में नहीं आते हैं, इसको 4 बराबर अलग अलग भागों में बांट रखा है। ठीक है, तो M1 हम पढ़ रहे हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं M1। सो इट इज अ मोस्ट लिक्विड। अब लिक्विड ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ? लिक्विडिटी का मतलब होता है कि डिग्री ऑफ क्विकनेस ऑफ कन्वर्टिंग एनी असेट्स इनटू द कैश। तो कोई भी असेट्स अगर आपके पास है वो कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है। तो जितना जल्दी कैश में कन्वर्ट होगा वो उतना ज्यादा लिक्विड है। अगर इसको कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लग रहा है तो इसका मतलब वो लेस लिक्विड है। तो जो M1 है वो ज्यादा लिक्विड माना जाता है और जो इसके मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं। इसीलिए ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना जाता है, इसे लोग मीडियम एक्सचेंज के लिए भी यूज करते हैं M1 में जो इंक्लूड होते हैं। तो देखते हैं M1 में क्या क्या इंक्लूड होते हैं। तो एक होता है C, DD और OD, ये 3 चीजें होती हैं। C का मतलब है करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। पब्लिक ने जो पैसा अपने पास रखा है करेंसी यानी कि नोट्स और कॉइन्स में। दूसरा है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, जिसको DD बोलते हैं। ठीक है, एंड अदर डिपॉजिट्स विद RBI, जिसको OD बोलते हैं। ठीक है, तो आइए डिटेल में देखते हैं कि क्या होता है। तो करेंसी C जो है करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। सो ऑल डिनोमिनेशन ऑफ कॉइन्स एंड करेंसी आर इंक्लूडेड। तो इस C में जितने भी टाइप के सिक्के और नोट्स होते हैं 5, 10, 100, 500 और 2000, वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। इट इज अ फिएट मनी इन नेचर। फिएट मनी क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे, मैं बता देता हूँ। जो गवर्नमेंट के ऑर्डर से जारी किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं, उसे फिएट मनी होती है। तो जो नोट्स होते हैं वो गवर्नमेंट की ही इशू ऑर्डर से जारी किए जाते हैं। ठीक है, अराउंड 98%, ये फन फैक्ट है, ये अराउंड 98% करेंसी आर सर्कुलेशन इन फॉर्म ऑफ नोट्स। आपको ये सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा कि 2 करेंसी सर्कुलेट करती है, मतलब करेंसी में एक नोट्स हैं और एक कॉइन्स हैं। तो जो नोट्स का पार्ट्स है वो अराउंड 98% के अराउंड जो है वो सर्कुलेशन में है, यानी कि उसकी क्वांटिटी नोट्स की ज्यादा है इकोनॉमी में एज कम्पेयर टू जो कॉइन्स होते हैं, जिसमें 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के या कॉइन्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मनी सप्लाई में जब ज्यादा चेंजेस होंगे तो वो कॉइन्स की वजह से नहीं होंगे, क्योंकि अगर कॉइन्स में ज्यादा चेंजेस आते हैं तो वो कितना परसेंट है, वो 1%, 1.5% या अगर मोस्टली होगा तो 2% हो सकता है। तो इसीलिए कॉइन्स में जो चेंजेस आते हैं वो M1 को ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा है डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक। अब डिमांड डिपॉजिट्स क्या होती हैं, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर शॉर्टली देख लेते हैं। सो डिमांड डिपॉजिट्स विच कैन बी इनकैश्ड बाय चेक्स एट एनी टाइम बाय अकाउंट होल्डर, यानी कि ये चेक द्वारा कभी भी निकलवाया जा सकता है। जो बैंक में हम सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं या करंट अकाउंट में, वो डिमांड डिपॉजिट्स होती हैं, क्योंकि हम इसे कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं किसी भी टाइम जाकर बैंक में। ठीक है, इट इंक्लूड्स ओनली सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, अभी हमने डिस्कस किया। इट डजंट इंक्लूड टर्म डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट। ये फिक्स डिपॉजिट नहीं होता। फिक्स डिपॉजिट क्यों इसमें इंक्लूड नहीं होता? क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में एक टाइम पीरियड होता है, आप उस टाइम पीरियड के बाद ही वो पैसा चेक द्वारा निकलवा सकते हो, उसके पहले नहीं निकलवा सकते।
ठीक है, बिकॉज दे हैव अ लॉक इन पीरियड, बिफोर दैट यू कांट विदड्रॉ, है ना। सो ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट्स इज इंक्लूडेड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डिमांड डिपॉजिट्स तो है कमर्शियल बैंक के पास, पर वो कौन से डिमांड डिपॉजिट्स की बात कर रहे हैं। तो दो टाइप के डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, एक होता है ग्रोस डिमांड डिपॉजिट्स और एक होता है नेट डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, एक होता है ग्रोस डिमांड डिपॉजिट्स और एक होता है नेट डिमांड डिपॉजिट्स। तो हम सिर्फ नेट डिमांड डिपॉजिट्स को M1 में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं ग्रोस डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है। सो ग्रोस डिमांड डिपॉजिट्स में जो पब्लिक जमा करती है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में, वो आ जाता है। प्लस में कई दूसरी बैंक भी दूसरी बैंक में पैसा जमा करती है, यानी कोई ए बैंक है तो ए बैंक के भी डिपॉजिट जो है वो बी बैंक में या किसी अन्य बैंक में हो सकते हैं। तो वो जो बैंकों के डिपॉजिट्स हैं बैंक में, दूसरी बैंक में, वो इंक्लूड नहीं किया जाता है नेट डिमांड डिपॉजिट्स में। ठीक है, तो वो जो दूसरे बैंक के डिपॉजिट्स हैं किसी तीसरी बैंक में, उसको हम इंटर बैंकिंग क्लेम्स बोलते हैं। तो ग्रोस डिमांड डिपॉजिट्स में इंटर बैंकिंग क्लेम्स प्लस में पब्लिक डिपॉजिट्स यानी कि हमारे डिपॉजिट्स आ जाते हैं। ठीक है, और नेट डिमांड डिपॉजिट्स में जब हम ग्रोस डिमांड डिपॉजिट्स में से इंटर बैंकिंग क्लेम्स हटा देते हैं तो वो नेट डिमांड डिपॉजिट्स हो जाते हैं। और M1 में ये जो DD था वो यही है, नेट डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा जो पॉइंट था अदर डिपॉजिट्स विद RBI, कि RBI के पास जो और डिपॉजिट्स होते हैं, क्योंकि ये जो डिमांड डिपॉजिट्स है वो सिर्फ कमर्शियल बैंक की बात कर रहा है और इंटायर बैंकिंग सिस्टम में दो ही टाइप की बैंक्स आती हैं, एक कमर्शियल बैंक और दूसरा होता है RBI सेंट्रल बैंक। तो कमर्शियल बैंक हमने देख लिया, अब ये है सेंट्रल बैंक। सो डिपॉजिट्स इंक्लूड अदर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके डिपॉजिट्स होते हैं, कभी कभी RBI के पास होते हैं, जैसे नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया। तो इन सभी के डिपॉजिट्स जो हैं वो RBI के पास होते हैं, तो उसे इसमें इंक्लूड किया गया है। डिपॉजिट्स ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट, किसी पाकिस्तान या बांग्लादेश या नेपाल भूटान गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स भी हैं वो किसी कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास हो सकते हैं। तो हो सकता है कि जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है उनके कुछ पैसे RBI में जमा है, तो वो किसका पार्ट माना जाएगा, डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। अदर सेंट्रल बैंक्स डिपॉजिट विद RBI, कभी कभी क्या होता है कि किसी दूसरी कंट्री की सेंट्रल बैंक का पैसा जो है वो किसी तीसरी कंट्री के सेंट्रल बैंक के पैसे के पास जमा है। मान लेते हैं अमेरिका की फेडरल रिजर्व बैंक है जो सेंट्रल बैंक है और इंडिया की RBI। तो फेडरल रिजर्व बैंक ने अपना पैसा RBI में जमा किया है, तो वो डिपॉजिट्स जो है वो क्या कहलाती हैं, सेंट्रल बैंक्स डिपॉजिट्स विद RBI। अब वर्ल्ड बैंक और IMF के डिपॉजिट्स भी होते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो M1 का पार्ट होता है। ठीक है, तो नोट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इट डजंट इंक्लूड मनी सप्लायर्स डिपॉजिट्स। इट मीन्स जो गवर्नमेंट और इंटायर बैंकिंग सिस्टम के जो डिपॉजिट्स होते हैं वो इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। तो देखो बैंकिंग सिस्टम का जो डिपॉजिट्स था उसको तो मैंने हटा दिया क्योंकि वो इंटर बैंकिंग क्लेम्स थे, इसीलिए हमने नेट डिमांड डिपॉजिट्स को हटाया, और गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो M1 में हमने क्या देखा, M1 में हमने CC देखा जो पब्लिक के पास पैसा जमा है कॉइन्स और नोट्स के रूप में, डिमांड डिपॉजिट देखा जो कमर्शियल बैंक के पास है, और अदर डिपॉजिट्स देखा जो RBI के पास किसी दूसरी बैंक या किसी सेंट्रल बैंक, ठीक है, या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जो जमा होते हैं। ठीक है, सो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अदर डिपॉजिट्स का कि दिस अमाउंट, यानी कि जो RBI के पास ये जो थर्ड पॉइंट था, ये दिस अमाउंट इज नेग्लिजिबल बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल एंड इट डजेंट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। सो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा पोर्शन होता है M1 का। ठीक है, सो दूसरा है M2। सो इट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई एंड इज ए लेस लिक्विड एज कम्पेयर टू M1। तो M1 से ये ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट होता है क्योंकि इसमें कुछ चीजें और ऐड की जाती हैं। M1 तो होता ही है पर कुछ चीजें और ऐड की जाती हैं, प्लस में ये लेस लिक्विड होता है। ठीक है, तो देखते हैं M2 में M1 आता है यानी कि C आ गया, OD आ गया और DD आ गया। ठीक है, प्लस में इसमें क्या ऐड ऑन होता है, सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस बैंक अकाउंट, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस में भी खाते खुलते हैं अगर आपको पता हो, तो ये खाते जो खोले जाते हैं तो उसमें सेविंग डिपॉजिट जो है वो इंक्लूड किया गया है ओनली। ठीक है, सो बट एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस बैंक इज नॉट विड्रॉएबल बाय चेक, ये चेक द्वारा नहीं निकलवाया जा सकता। तो डिमांड डिपॉजिट्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है, जो चेक द्वारा कभी भी निकलवाया जा सकता है, और ये जो सेविंग बैंक
डिपॉजिट्स है पोस्ट ऑफिस के पास, ये चेक द्वारा नहीं निकलवाया जा सकता। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये डिमांड डिपॉजिट्स नहीं है। एग्जैक्टली तो यही है कि सो दे आर नॉट एज ए पार्ट ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स, तो इसीलिए डिमांड डिपॉजिट्स इसमें नहीं होता है। तो ये अब देखो, इसको कभी भी नहीं निकलवाया जा सकता, इसका मतलब थोड़ी लिक्विडिटी कम हो गई इसमें, इसीलिए इसे लेस लिक्विड बोला गया है M1 के कंपैरिजन में। ठीक है, M3 में देख लेते हैं। सो आल्सो नोन एज ब्रॉड मनी। सो M3 को ब्रॉड मनी भी कहा जाता है। ठीक है, ब्रॉड मनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें और चीजें इंक्लूड होना स्टार्ट हो जाती हैं M2 और M1 से और ज्यादा। ठीक है, सो M3 में क्या इंक्लूड होता है, M1 प्लस में नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक। तो अब देखो, नेट टाइम डिपॉजिट्स क्या हो गया, फिक्स डिपॉजिट, जो टर्म डिपॉजिट होता है। ठीक है, जो कभी भी चेक द्वारा नहीं निकलवाया जा सकता। तो ये बचा हुआ था बैंकों में। कमर्शियल बैंक में देखो दो टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स और एक टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट हमने M1 में इंक्लूड कर लिया और M3 में क्या कर रहे हैं, हम फिक्स डिपॉजिट इंक्लूड कर रहे हैं, यानी कि टर्म डिपॉजिट। तो M1 प्लस में नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक, तो ये भी क्या होगा, लेस लिक्विड होगा, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट कभी भी चेक द्वारा नहीं निकलवाया जा सकता, तो लेस लिक्विड हो गया ये। M4 देखते हैं। सो M4 में M3, जो M3 के सारे कंपोनेंट है वो आ जाएंगे, प्लस में टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट एक्सेप्ट NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये हुआ कि M3 तो होगी, प्लस में जो टोटल डिपॉजिट्स हैं। अब देखो, टोटल डिपॉजिट्स जो सेविंग बैंक अकाउंट के थे, मतलब पोस्ट ऑफिस के, वो सेविंग अकाउंट भी हो सकता है और फिक्स डिपॉजिट भी वहां करवाते हैं, यानी कि टाइम डिपॉजिट। तो इसमें दोनों ही डिपॉजिट्स आ गए। ठीक है, क्योंकि M2 में हमने सिर्फ सेविंग अकाउंट की बात की थी, सेविंग बैंक अकाउंट की पोस्ट ऑफिस में, और यहाँ M4 में क्या किया गया है, सेविंग को छोड़कर और जो डिपॉजिट्स होते हैं उसको भी इंक्लूड कर लिया गया है। तो ये और थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसीलिए M4 जो है वो सबसे बड़ा ब्रॉड मनी सप्लाई का पार्ट माना जाता है। ठीक है, सो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मनी सप्लाई मेजर्स के ऊपर। आपको सिर्फ M1 पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि सिलेबस में M1 से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसमें, पहला जो है M1, M2 और M3 और M4 रिप्रेजेंट्स डिफरेंट डिग्री ऑफ लिक्विडिटी, वेयर M1 मोर लिक्विड माना जाता है और M4 जो है वो लेस लिक्विड माना जाता है। ठीक है, M3 यूज्ड एज ए मनी सप्लाई वाइडली, also known as aggregate monetary resource of society। तो आप देखोगे कि बहुत कंट्रीज जो हैं वो मनी सप्लाई को एज ए M3 यूज करती है, यानी कि अगर उन्हें पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है तो वो M3 मेजरमेंट देखते हैं कि मनी सप्लाई कितनी है। और थर्ड जो पॉइंट है वो M1 और M2 को नैरो मनी सप्लाई कहा गया है और M3 और M4 को ब्रॉड मनी सप्लाई कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मनी सप्लाई की डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट और मेजर्स ऑफ डिफरेंट मनी सप्लाई में हमने डिटेल में डिस्कशन किया। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।